हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ ये पुश्तैनी मकान दरअसल स्वाति मल्होत्रा ने खरीदा था, जिसे स्वाति मल्होत्रा के जाने के बाद गौतम गुलेरिया ने अपने नाम करवा लिया था। गौतम गुलेरिया की पोल खुलने के बाद गौतम गुलेरिया को उसकी अपनी बीवी मनीषा ने छोड़ दिया था। यहाँ तक कि गौतम गुलेरिया जिसे अपनी बेटी समझता था, वो कामनी भी गौतम गुलेरिया की बेटी नहीं थी। बीवी और बेटी ने गौतम गुलेरिया को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दिया था। बेसहारा गौतम गुलेरिया कई दिनों तक सड़कों पर भीख मांगता रहा, मगर फिर एक दिन खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के आदमियों के हाथों मारा गया। पुश्तैनी मकान पर कोई मालिकाना हक न होने के कारण गवर्नमेंट ने उस मकान को सील कर दिया था। गौतम गुलेरिया के नाम पर रजिस्टर्ड गुलेरिया हाउस अब बिल्कुल वीरान और खंडर हो गया था। मनीषा और कामनी चाहकर भी अब उस गुलेरिया हाउस पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते थे, क्योंकि गौतम गुलेरिया अब इस दुनिया में नहीं रहा था। और मनीषा और कामनी के छोड़ के जाने के बाद गौतम गुलेरिया ने सबसे पहले पुलिस में इस बात की रिपोर्ट लिखवाई थी। कितने सालों तक मनीषा गुलेरिया ने रिश्ते के नाम पर उसे धोखा दिया था और कामनी गुलेरिया उसकी सगी बेटी नहीं थी। इसलिए गौतम गुलेरिया के मरने के बाद जब कामनी और मनीषा घर पर कब्जा करने के लिए मनाली लौटे, तब कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। फिर गुलेरिया हाउस पर हमेशा हमेशा के लिए एक बड़ा सा सरकारी ताला लगा दिया गया और उस ताले के पीछे कैद था अनीका का पूरा बचपन। उसके बचपन में जुड़ी यादें और अनीका का वो अतीत जिसे अनीका शायद भूलना भी चाहती थी, मगर आज उन्हीं यादों के सहारे रोहित अनीका को अपने अतीत से जोड़ना चाहता था। जैसे ही रोहित की वैन गुलेरिया हाउस के सामने से गुजर रही थी, अचानक ड्राइवर की कैबिन पर एक नॉक सुनाई दी और ड्राइवर के कान पर एक आवाज़ पड़ी, गाड़ी रोको। आवाज़ सुनते ही ड्राइवर ने अचानक वैन को ब्रेक लगाई। वैन के पीछे के कंपार्टमेंट में बैठा रोहित ड्राइवर से कहने लगा, कुछ देर के लिए यहाँ पर वैन रोको, हम सभी अभी आते हैं। ये सुनते ही अनीका को थोड़ी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि इस वक्त रोहित ने वैन को क्यों रोकने को कहा। वो मन ही मन इस बारे में सोच रही थी, पर इसी बीच रोहित ने अनीका की ओर देखा और अनीका से कहा, वो देखो, जंगलों के बीचों बीच बनी यह बड़ी सी हवेली, क्या ये याद है तुम्हें? रोहित की बात सुन अनीका ध्यान से गुलेरिया हाउस को देखने लगी, मगर अनीका के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे अनीका को कुछ भी याद आया था। अनीका के चेहरे पर कन्फ्यूजन साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनीका को रोहित ने जब इस तरह खामोश देखा तो रोहित ने अनीका का हाथ पकड़ा और वैन का दरवाजा खोलते हुए अनीका से कहा, चलो हम उस घर के अंदर चलते हैं। अनीका रोहित की बात सुनकर काफ़ी हैरान थी। अनीका को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही रोहित ने बीच जंगल में वैन क्यों रोक दी थी और ये पुरानी सी खंडर जैसी हवेली का अनीका के साथ क्या कनेक्शन था। तीनों बच्चे भी बड़े ही ध्यान से उस खंडर बनी हवेली को देख रहे थे। तीनों बच्चों में रिया ने पहले ही गुलेरिया हाउस देखा था। वैन से बाहर उतरते हुए रिया ने अपने सनग्लासेस पहने और गुलेरिया हाउस की ओर देखते हुए रोहित से कहने लगी, ये क्या हो गया है डैड? नाना जी के घर को, ये घर तो कितना खूबसूरत हुआ करता था, अभी तो ये खंडर बन चुका है। रिया की बात सुन रोहित आगे आया और रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, बैड नाना जी तो अब रहे नहीं, और बैड नानी पता नहीं अब कहाँ चली गई हैं, इसलिए घर की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। बस इसी कारण से इस घर की ये हालत हुई है और कुछ नहीं। अपने पापा की बात सुनकर रिया ने उस हवेली को देखा और फिर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए रोहित से कहा, मगर डैड, आपके अंडर तो कितने सारे लोग काम करते हैं, आप इस घर को खरीद क्यों नहीं लेते और यहाँ पर कुछ आदमी रखवा कर इस घर की देखरेख क्यों नहीं करवाते? रिया की पीठ थपथपाते हुए रोहित ने उसकी ओर देखकर कहा, नॉट अ बैड आइडिया रिया, चलो मैं अभी तैयारी करवाता हूँ इस हवेली को खरीदने की, मगर उससे पहले हमें तुम्हारी मम्मा को इस घर के अंदर ले जाना है। रोहित की बात सुनकर रिया हैरान हो गई। वो रोहित को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। वहीं बगल में खड़ी अनीका भी शॉक्ड थी, पर उससे ज़्यादा वो इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि उसका इस हवेली से क्या लेना देना था, क्योंकि अभी तक ये बात उसे किसी ने क्लियर नहीं की थी। रोहित ने फिर रिया को समझाते हुए कहा, जिस तरह
तुम्हें रेखा मौसी के साथ गुजारा हुआ अपना बचपन याद है? रेखा मौसी का इतना आलीशान कैसल याद है? उसी तरह जब मम्मा तुम्हारी उम्र की थी तब इसी घर में रहा करती थी। अब मम्मा की याददाश्त खो गई है। मुझे लगता है कि इससे पहले रोहित आगे कुछ कह पाता, रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए रोहित से कहा, मैं समझ गई डैड, मैं बिल्कुल समझ गई। इसके बाद रिया काफ़ी एक्साइटेड होकर अनिका का हाथ पकड़कर उसे गुलेरिया हाउस के अंदर ले जाने लगी। जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए अनिका और रिया गुलेरिया हाउस के पुराने लोहे के दरवाजे पर जा पहुंचे। लोहे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगाया गया था। ताला देखकर रिया ने अपने डैड रोहित की ओर मुड़कर देखा और कहा, डैड यहाँ पर ताला है, हम अंदर कैसे जाएंगे? रिया अनिका और रोहित के साथ गुलेरिया हाउस के गेट तक पहुंचे थे। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन भी धीरे धीरे चलकर लोहे के दरवाजे के पास आए। उन्होंने भी गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ देखा। गेट पर लगा ताला देखकर आर्यन ने रिया की ओर देखकर कहा, ताला लगा है, इसका मतलब साफ है कि हम अंदर नहीं जा सकते। अलेक्जेंडर और आर्यन को ये जगह काफ़ी अजीब सी लग रही थी। जंगल के बीचों बीच बड़ी पुरानी सी हवेली पर काफ़ी सीलन जम चुकी थी। हर जगह जंगली पेड़ उगाए थे। बंगले के बाहर एक जमाने में जहाँ खूबसूरत गार्डन और फाउंटेन हुआ करता था, वहाँ जंगली झाड़ियाँ नजर आ रही थी। फाउंटेन पर सीलन जमा हो चुकी थी और पूरी की पूरी जगह देखने में काफ़ी अजीब लग रही थी। अनिका भी फटी हुई आंखों से पूरी जगह को देखकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि रोहित जिस जगह को अनिका का अतीत बता रहा था, क्या वो जगह अनिका को याद आ रही थी? अनिका हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अनिका फिर से अपने दिमाग पर जोर लगाकर यह याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इस कारण से अनिका को थोड़ी झल्लाहट सी महसूस हो रही थी। तभी अचानक सभी के कानों पर एक धमाके के कारण गूंजने लगे। सभी ने अपने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए। रोहित ने तीनों बच्चों और अनिका को अपनी बाहों में पकड़ने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, रोहित ने देखा कि रिया ने लोहे के गेट पर लगे ताले पर जोर से एक बड़ा सा पत्थर दे मारा था, जिस पत्थर के टकराने से धमाके की आवाज़ आई थी। रिया ने इतनी जोर से उस पुराने ताले पर पत्थर मारा था और उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि ताला टूटकर बिखर कर जमीन पर गिर गया। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, मगर वहीं रिया बहुत ही रिलैक्स नजर आ रही थी और बड़े से गेट पर लगी कड़ी खोलते हुए वो कहने लगी, जरा अंदर जाकर मम्मा को दिखाते हैं कि उनका पुराना घर कैसा था, शायद मम्मा को कुछ याद आ जाए। गेट खोलकर रोहित और अनिका सबसे पहले गुलेरिया हाउस के अंदर बड़े से आंगन में दाखिल हुए। तीनों बच्चे रोहित के पीछे रोहित को फॉलो कर रहे थे। रोहित धीरे धीरे अपने आगे की झाड़ियों को हटाते हुए बंगले की ओर जाने का एक रास्ता बना रहा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि इस जंगल में कई तरह के खतरनाक सांप और बिच्छू भी हो सकते थे, इसलिए बड़ी ही सावधानी से रोहित अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे अपने कदम गुलेरिया हाउस की ओर बढ़ाने लगा। रोहित के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी ठीक रोहित के परिवार के पीछे गेट पर खड़े थे, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में वह तुरंत दौड़कर रोहित और रोहित के परिवार की मदद कर सकें। गुलेरिया हाउस पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका था। धीरे धीरे बड़े से गार्डन से होते हुए रोहित और तीनों बच्चे बंगले के कॉरिडोर में पहुंचे। कुछ पुरानी चेयर्स की लकड़ियां टूटी हुई बिखरी हुई यहाँ वहाँ नजर आ रही थी। किसी जमाने में जो झूमर गुलेरिया हाउस की शान हुआ करता था, वो झूमर टूटा बिखरा पड़ा था, जिस पर मकड़ियों की जालियां बनी हुई थी। मेन डोर पर भी मकड़ी की जालियां नजर आ रही थी। रोहित के पास पड़े एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उन जालियों को साफ करते हुए रोहित ने मेन डोर को खोलने की कोशिश की। लकड़ी पूरी तरह से जम चुकी थी, इसलिए दरवाजे को खोलना मुश्किल था। तभी रोहित ने जोर लगाकर दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा एक झटके से खुल गया। दरवाजा खुलते ही घर के अंदर से सीलन से काफी सारा मलबा धीरे सीधा नीचे गिर गया। मलबे के गिरते ही इतनी जोर से आवाज हुई कि रिया और अनिका की चीख निकल गई। मलबे के धुएं के कारण अंदर कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मलबे की धूल कुछ देर बाद हल्की हल्की सेटल हुई। तब रोहित और तीनों बच्चे धीरे धीरे अपने कदम घर के अंदर बढ़ाने लगे। पानी और सीलन की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे दीमक ने घर की हर एक दीवार को अंदर से खोखला कर दिया था। घर काफी कमजोर हो गया था। ऐसा लगता था जैसे किसी भी वक्त घर की कोई भी छत या कोई भी दीवार ढह जाएगी। अनिका भले ही ध्यान से घर के हर कोने को देख रही थी,
मगर रोहित मन ही मन यही सोच रहा था कि घर की शक्ल इतनी बदल चुकी थी कि अनिका चाहकर भी अपने आप को इस घर से रिलेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अनिका ने जिस हालत में यह घर देखा था अब ये घर उस हालत में नहीं था। रोहित के चेहरे पर काफी ज्यादा निराशा दिखने लगी। तभी रोहित ने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका से कहा, ये वही घर है जहाँ तुमने अपना पूरा बचपन गुजारा था। क्या तुम्हें अपने बचपन के बारे में कुछ याद आ रहा है? वैसे तो रोहित जानता था कि ये सारे सवाल फिजूल थे, मगर रोहित कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अनिका भी जानती थी कि कहीं ना कहीं रोहित उसे अपने अतीत के साथ जोड़ने के लिए ये सारी बातें कर रहा था, और इसलिए रोहित अनिका को इस पुराने खंडर जैसे मकान में लेकर आया था। इसलिए अनिका भी बड़े ही ध्यान से मकान के चारों ओर देखने लगी, मगर अनिका को कुछ याद नहीं आ रहा था। अनिका अपनी उंगलियां अपने माथे पर घुमाते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी एक बड़े से मलबे की दूसरी तरफ अनिका को ऊपर जा रही सीढ़ियां नजर आई। अनिका धीरे धीरे मलबे के ऊपर से होते हुए उन सीढ़ियों पर कदम रखकर ऊपर की ओर जाने लगी। रोहित और बच्चे भी जल्दी से अनिका के पीछे पीछे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर जाने लगे। रोहित ने धीमी आवाज में तीनों बच्चों से कहा, संभल कर कदम रखना, हो सकता है कि इस मकान का कोई हिस्सा इतना कमजोर हो कि हमारा वेट भी बर्दाश्त न कर पाए। बच्चे भी अपने डैड की बात सुनकर बड़ी ही सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। जब अनिका सीढ़ियां चढ़ रही थी तब अचानक ही अनिका को एक अलग सी फीलिंग होने लगी। अनिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, मगर अनिका को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान शक्ति थी जो अनिका को अपने पास बुला रही थी, और वो शक्ति इस घर में कहीं आसपास ही थी। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदम अपने आप एक दिशा में आगे बढ़ रहे थे। अनिका नहीं जानती थी कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था। होश में आने के बाद अनिका की याददाश्त गुम हो चुकी थी, मगर इतने दिनों में अनिका को कभी भी ऐसा अजीब फीलिंग महसूस नहीं हुई थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अनिका धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। हवेली की पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद अनिका की समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ आगे बढ़े। अचानक ही वो शक्ति जो उसे अपनी ओर खींच रही थी वो गायब हो गई। कुछ वक्त तक अनिका को ऐसा लगा था जैसे एक डोर थी जिसने अनिका को अपने आप से बांध रखा था और धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही थी। मगर ऊपर की मंजिल पर पहुंचने के बाद अचानक ही अनिका को ऐसे लगने लगा जैसे वो डोर किसी ने काट दी थी। वो कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। रोहित भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका इतनी परेशान क्यों नजर आ रही थी। रोहित के दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और अनिका को अपने अतीत से जुड़ी कोई बात याद आ जाए, जिसके जरिए धीरे धीरे अनिका को अपनी पिछली जिंदगी से जोड़ा जा सके। मगर अब अनिका ने अपने यहाँ बढ़ते हुए कदम बिल्कुल रोक लिए थे। अनिका काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी। हर जगह अंधेरा नज़र आ रहा था। टूटी हुई छत से सूरज की रोशनी कुछ कुछ अंदर पड़ रही थी, जिसकी वजह से बिना रोशनी के मकान में भी सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। जब रोहित ने देखा कि अनिका अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही थी तो रोहित पहली मंजिल पर बने अलग अलग कमरे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। ज़्यादातर कमरे पूरी तरह से जंगली पौधों की गिरफ्त में आ चुके थे। तभी अचानक रोहित ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद था, मगर रोहित ने उस कमरे में एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। बाकी सारे कमरों के दरवाजे सालों से यूज़ न होने की वजह से या तो जाम हो गए थे या तो उन दरवाजों की लकड़ियाँ पूरी तरह से गल चुकी थी। मगर एक कमरा था जिसके दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकी सारे कमरों के दरवाजे और दीवार पर लगी दीमक और सीलन को देखते हुए इस कमरे का दरवाजा काफ़ी अलग नज़र आ रहा था। रोहित की हैरानी और भी ज़्यादा तब बढ़ गई जब रोहित की नज़र दरवाजे के नीचे पड़ी। दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर से आने वाली रोशनी साफ नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर किसी ने लाइट्स ऑन रखी थी। तीनों बच्चों ने जब ये बात नोटिस किया तब तीनों बच्चे भी हैरान रह गए। उनको भी अजीब लगा ये देखकर कि कमरे के अंदर से रोशनी कैसे आ रही थी, और वो भी सिर्फ इसी कमरे से। उनके मन में अब कई तरह के सवाल उठने लगे थे। वहीं रोहित भी मन ही मन यही सब सोच रहा था। आसपास के कमरों की हालत देखकर और पूरे के पूरे मकान की हालत देखकर ही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि इस खतरनाक और पुरानी सी लगने वाली हवेली के अंदर कोई रहता भी होगा। दरवाजे के नीचे से आने वाली रोशनी को देखकर बच्चे एक दूसरे को देखकर चुप रहने का इशारा करने लगे।
जब अनिका ने मुड़कर बच्चों की ओर देखा और कुछ कहने की कोशिश की, तब बच्चों ने अनिका को भी इशारे से चुप रहने को कहा और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अनिका का ध्यान उस अजीब से दरवाजे की ओर खींचा चला गया। जब अनिका ने भी दरवाजे की ओर देखा तो अनिका काफी चौंक गई। धीरे धीरे अनिका ने अपने कदम उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ाए। इससे पहले कि अनिका उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती, रोहित ने पीछे से आकर अनिका का हाथ पकड़ लिया और अनिका को चुप रहने का इशारा करते हुए अनिका को पीछे किया। रोहित ने ये सब इतनी तेजी से किया कि अनिका को सोचने का वक्त तक नहीं मिला था। वो एकदम शांत हो गई थी। तभी रोहित ने धीरे से दरवाजे के लॉक पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे लॉक को घुमाना शुरू कर दिया। रोहित एक हल्की सी भी आवाज नहीं होने देना चाहता था। अगर दरवाजे के पीछे कोई खतरनाक दुश्मन छुपा था तो रोहित अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था। इसलिए अनिका और तीनों बच्चों को अपने आप से और उस दरवाजे से दूर करते हुए रोहित ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अगर मैंने दरवाजा खोला और अंदर से कोई हमला करने की कोशिश करे तो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर देना और उन्हें चिल्ला चिल्ला के यहाँ इकट्ठा कर देना। दरवाजे से थोड़ा दूर रहो, ठीक है ना? अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त रोहित की बात मानने में ही पूरे परिवार की भलाई थी। इसलिए अलेक्जेंडर ने अपने परिवार का चार्ज लेते हुए अपने हाथों को हवा में लहराते हुए परिवार को दरवाजे से पीछे किया। रोहित ने धीरे धीरे दरवाजे का लॉक खोला। जैसे जैसे दरवाजा खुलता जा रहा था, कमरे के अंदर से आने वाली रोशनी भी बढ़ती जा रही थी। रोहित ने धीरे से जब दरवाजे के अंदर जाकर देखा तो वो हैरान रह गया। पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी गुलेरिया हवेली में, जहाँ हर जगह सीलन, जंगली पेड़ पौधे, मलबा नजर आ रहा था, वहीं एक कमरा था जो बिल्कुल अच्छी तरह से सजाया गया था। कमरे का फर्नीचर और कमरे की लाइट्स, खिड़की पर लगे पर्दे को देखकर रोहित हैरान रह गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता था, जब सालों पहले इस हवेली को छोड़ा जा चुका था और पूरी की पूरी हवेली को देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो यह एक अकेला कमरा इस तरह से कैसे सजा कर और ध्यान से रखा गया था। रोहित बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे अपने कदम कमरे के अंदर आगे बढ़ाने लगा। कमरे में हर तरफ रोहित को किताबें ही किताबें नजर आ रही थी। रोहित ने धीरे धीरे कमरे के चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई नहीं था। रोहित की हैरानी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे रोहित के पीछे तीनों बच्चों के अंदर भी हिम्मत आने लगी जब उन्होंने देखा कि उनके डैड किसी भी तरह के खतरे का अलार्म नहीं दिखा रहे थे। तो बच्चे भी अनिका के साथ धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। जब बच्चों ने कमरे की हालत देखी तो वो भी दंग रह गए। रोहित ने देखा कि कमरे के कोने में एक साइड टेबल पर पड़ा था जिस पर एक लैंप जल रहा था और नीचे एक किताब पड़ी थी। इसका मतलब साफ था कि अभी अभी यहाँ पर कोई इंसान मौजूद था। रोहित हमेशा ही जब अपने परिवार के साथ होता था तो परिवार की सुरक्षा के लिए अपने साथ एक छोटी सी गन जरूर रखता था, जिसके बारे में खुद बच्चे भी नहीं जानते थे। जब रोहित ने देखा कि कमरे में कुछ ही देर पहले कोई शख्स मौजूद था तो फिर जरूर रोहित और उसके परिवार के आने की आहट सुनकर वह शख्स कहीं छुप गया था। तो रोहित ने अपने शर्ट के अंदर छुपी बंदूक निकालकर अपने हाथ में पकड़ ली। रोहित ने ट्रिगर को मजबूती से अपनी उंगलियों से पकड़ लिया। बच्चे भी रोहित के हाथ में बंदूक देखकर हैरान रह गए। इससे पहले कि रोहित को बंदूक निकालता हुआ देखकर रिया कुछ कह पाती, अलेक्जेंडर ने रिया का मुंह पकड़ लिया और राजे ने इशारे से रिया से कहा कि वो कुछ ना बोले। रोहित भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गया था और काफ़ी सावधानी से रोहित ने कमरे को हर तरफ से तलाशा, मगर वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी रोहित की नज़रें कमरे के कोने पर पड़ी, एक खुली खिड़की पर पड़ी। रोहित जब उस खिड़की के पास गया तो अब रोहित को एहसास हुआ कि वो खिड़की आधी खुली थी और खिड़की से लगकर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ हवेली के आंगन में नजर आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि जो कोई भी कमरे के अंदर मौजूद था वो बड़े ही आसानी से खिड़की खोलकर बरगद के पेड़ की बड़ी ही मजबूत शाखों का सहारा लेकर वहां से निकल गया था। रोहित ने दूर दूर तक नजर डालकर ये देखने की कोशिश की कि वहीं कोई भागता हुआ उसे नजर आ रहा हो, मगर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। रोहित के दिमाग में अब तरह तरह की बातें चल रही थी। वो मन ही मन यही सोचे जा रहा था कि आखिर कौन हो सकता था वो शख्स जो इस खंडर बन चुकी हवेली के इस कमरे में रह रहा था। क्या वो कोई जान पहचान वाला था या फिर कोई दुश्मन जो छुपकर इस हवेली में रह रहा था।
काफ़ी देर तक सोचने के बाद रोहित को जब कुछ भी नहीं सूझा तो रोहित ने अपनी जेब से एक छोटी सी वॉकी टॉकी निकालकर अपने गार्ड्स को कांटेक्ट किया। जैसे ही एक गार्ड ने रोहित से पूछा, यस सर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? रोहित ने उस गार्ड की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम लोगों ने अभी अभी किसी को हवेली से बाहर निकलते हुए देखा? उस गार्ड ने कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहित से कहा, नहीं सर, हमने तो यहाँ पर किसी को नहीं देखा। क्या अंदर कोई था? अजीब बात है सर, इतनी पुरानी खंडर जैसी हवेली में कौन रह सकता है सर? हो सकता है कि आपका वहम हो। रोहित ने उस गार्ड की बात का जवाब देते हुए कहा, ये मेरा कोई वहम नहीं है, इस हवेली के अंदर से अभी अभी कोई निकला है। गार्ड्स भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित कभी भी बेतुकी बातें नहीं करता था, मगर रोहित के पास कोई सच्चा प्रूफ ना हो तो रोहित कभी इस तरह की बातें नहीं करता था। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद उस गार्ड ने अपने साथियों को अलर्ट करते हुए कहा, एक काम करो, इस हवेली का पूरा आंगन छान मारो और आसपास का जंगल भी छान मारो और पता लगाओ कि अभी अभी हवेली से कौन निकल कर भागा है। अपने गार्ड्स के साथ बात करने के बाद रोहित ने फिर से अपने हाथों में बंदूक कसकर पकड़ ली और कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। कमरे में वैसे तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, मगर रोहित अपने परिवार को किसी भी तरह के खतरे में नहीं देख सकता था। इसलिए कमरे के हर कोने और वॉशरूम की तलाशी लेने के बाद रोहित को एहसास हुआ कि कमरे में कोई दुश्मन मौजूद नहीं था। बड़ी अजीब बात यह है कि शाही टेबल पर लैंप के ठीक नीचे एक किताब खुली पड़ी थी और कमरे में भी काफ़ी सारी किताबें नजर आ रही थी। अनिका ने जब किताबों पर नज़र डाली तब अनिका को भी एहसास हुआ कि इन किताबों को कोई संभाल कर इनकी देखभाल करता था। हालांकि अनिका उन किताबों के साथ अपना कोई कनेक्शन नहीं जानती थी, मगर रोहित ने अनिका के पास आकर पूछा, क्या तुम इन किताबों को जानती हो? कमरे में जितनी भी किताबें नजर आ रही थी उनमें से ज़्यादातर किताबें आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की किताबें थी और कुछ किताबें बॉटनी की भी थी। अनिका बिल्कुल नहीं जानती थी कि अनिका का इन किताबों के साथ क्या कनेक्शन था, मगर जैसे ही अनिका ने उन किताबों पर अपनी उंगलियां फेरी, अनिका को अपने शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। अनिका ठीक से बता नहीं पा रही थी कि उसे ऐसा क्यों हो रहा था, मगर किताबों पर उंगलियां फेरने के बाद अनिका की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अनिका ने अलमारी में पड़ी एक किताब निकाल कर उसके पन्ने पलटना शुरू किया। रोहित भी बड़े ही ध्यान से अनिका का रिएक्शन देख रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर इन किताबों को, इस कमरे को देखकर अनिका के मन पर या अनिका के दिमाग पर किसी भी तरह का कोई असर हो रहा है या नहीं। रोहित भी ठीक से कह नहीं पा रहा था कि अनिका पर इस कमरे के आने का ठीक ठीक क्या रिएक्शन हो रहा था, मगर अनिका के एक्सप्रेशंस देखकर रोहित इतना तो समझ गया था कि जरूर कोई ऐसी बात थी इस कमरे में जो अनिका को इस कमरे के साथ जोड़ रही थी। एक के बाद एक किताबें अनिका को अपने हाथ से पकड़कर किताबों के पन्ने पलटने लगी। अनिका के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। न तो अनिका इन किताबों को याद कर पा रही थी और न ही वो यह समझ पा रही थी कि इन किताबों के साथ उसका क्या कनेक्शन था, मगर अनिका के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी देखकर तीनों बच्चे भी ये समझ गए थे कि अनिका का उन किताबों के साथ और इस कमरे के साथ जरूर कोई कनेक्शन था। जब बच्चों को इस बात की तसल्ली हो गई कि कमरे में कोई मौजूद नहीं था, तब रोहित के पास जाकर रिया ने धीमी आवाज में पूछा, पापा, क्या यही वही कमरा है जहां मम्मा ने अपना बचपन गुजारा था? रोहित भी इस सवाल का जवाब ठीक से नहीं जानता था, मगर रोहित को भी हल्का हल्का सा डाउट था कि शायद ये वही कमरा था जहां गौतम गुलेरिया और मनीषा गुलेरिया ने अनिका का बचपन समेट कर रख दिया था। कमरे में बड़ी बड़ी किताबें देखकर कहीं ना कहीं रोहित को भी ये लग रहा था कि हो सकता है कि यह कमरा अनिका का ही हो, क्योंकि बिना स्कूल गए और बिना कॉलेज गए अनिका दुनिया की इतनी बेहतरीन न्यूरो सर्जन बनी थी। इसका मतलब साफ था कि अनिका ने बचपन से अपना ज़्यादातर वक्त किताबों के बीच गुजारा था, जिसकी वजह से जैसे ही अनिका दुनिया के सामने आई वो मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम बड़ी ही आसानी से पास करती गई। मगर रोहित को हैरानी सिर्फ इस बात की थी कि अनिका मॉडर्न साइंस और मॉडर्न मेडिसिन की एक्सपर्ट थी, मगर कमरे में ज़्यादातर किताबें आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड थी। अनिका बड़ी ही हैरानी से कमरे में पड़ी किताबों को एक के बाद एक देखती रही। रोहित अनिका के पास आकर धीमी आवाज़ में अनिका से पूछने लगा, बताओ अनिका, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अनिका ने अचानक ही अपना ध्यान किताब से हटाया और रोहित की ओर देखकर रोहित के सवाल पर सिर्फ नाम में अपना सर हिला दिया। इसका मतलब साफ था कि अनिका को अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। अनिका का रिएक्शन देखकर तीनों बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए। तभी अचानक अनिका के हाथ में एक किताब गिरी
और उस किताब में एक तस्वीर उछलकर बाहर आ गई। अनिका ने जब जमीन पर गिरी उस तस्वीर को अपने हाथ में लिया और पलटकर उस तस्वीर को देखा तो अनिका उस तस्वीर में नजर आ रहे चेहरे को देखकर दंग रह गई। तस्वीर को देखने के बाद अनिका कुछ देर तक उस तस्वीर को देखती रही। अनिका को मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस चेहरे को पहले भी कभी देखा था। फिर अचानक ही अनिका को याद आया कि ये चेहरा तो रोज उसे आईने में नजर आता था। तस्वीर में नजर आ रहे चेहरे को देखकर अनिका के होश उड़ गए। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई तस्वीर देख रही थी या किसी आईने में अपना चेहरा उसे नजर आ रहा था। जो औरत तस्वीर में नजर आ रही थी वह औरत हूबहू अनिका की तरह लग रही थी। अनिका फटी हुई आंखों से उस तस्वीर को बस देखती रही। जब रोहित ने पीछे से आकर तस्वीर में नजर आ रहे चेहरे को देखा तो कुछ देर के लिए रोहित भी हैरान हो गया। फिर अपने मन ही मन रोहित ने कुछ सोचने के बाद धीरे से अनिका के हाथ से वो तस्वीर अपने हाथ में ली और उस तस्वीर में नजर आ रही औरत की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, क्या तुम इस तस्वीर को पहचानती हो? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित उसे इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहा था। तस्वीर में नजर आ रही औरत अनिका ही थी, मगर अनिका को इस बात की हैरानी हो रही थी कि तस्वीर में नजर आ रही वो औरत बाइक पर एक लड़के के साथ बैठी थी और तस्वीर में नजर आ रहा वो लड़का और कोई नहीं बल्कि करण गुलेरिया थे, अनिका के पिता। तस्वीर देखकर अनिका को इस बात का एहसास हो गया था कि वह तस्वीर काफ़ी पुरानी थी। अनिका के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। अनिका की कन्फ्यूज़न न बढ़ाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, इस तस्वीर में जो लड़की नजर आ रही है वो हूबहू तुम्हारी तरह दिखती है। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। रोहित की बात सुनकर अनिका दंग रह गई। अनिका फटी हुई आंखों से रोहित की ओर देखने लगी। तस्वीर को फिर से उस किताब में रखते हुए रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, ये तस्वीर कई साल पुरानी है। ये हवेली तुम्हारी माँ ने बनवाई थी, जिसे तुम्हारे सौतेले बाप ने हड़प लिया था। तुम्हें अपने सौतेले बाप और सौतेली माँ की कहानी जानने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी और जब तुम 3 साल की थी तब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। मगर दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सिक्योरिटी और तुम्हारे भविष्य के लिए कई इंतज़ाम कर रखे थे। आगे बढ़ने से पहले रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसमें से एक मैं भी हूँ। रोहित की बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने शायद सालों पहले ही तुम्हारे लिए मुझे चुन लिया था और यह तुम्हारी माँ की ही प्लानिंग थी जिसकी वजह से हम दोनों मिले। एनीवेज, यह सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। फिलहाल हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि पूरी तरह से खंडर बन चुकी है इस हवेली में इस वक्त कौन मौजूद है। इस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कमरा अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है ये वही कमरा हो जहाँ बचपन में तुम्हारे सौतेले माँ बाप ने तुम्हें बंद करके रखा था। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जहाँ पूरी की पूरी हवेली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ये कमरा इतना साफ सुथरा कैसे है। तभी रोहित का एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर कमरे के अंदर आया और रोहित से कहने लगा, सर हमने आसपास का सारा इलाका छान मारा मगर हमें कोई नज़र नहीं आया। अपने सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रोहित भी दंग रह गया। रोहित ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कोई इंसान इस तरह से कैसे गायब हो सकता था। तीनों बच्चे भी पूरी सिचुएशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रहे थे। रिया के चेहरे पर अब डर भी साफ साफ नज़र आ रहा था। रोहित ने अपने सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या तुमने अच्छी तरह से छानबीन की थी? अरे कोई आदमी इतनी जल्दी यहाँ से कैसे गायब हो सकता है? इस कमरे को जरा देखो और फिर पूरे मकान पर नज़र डालो। मुझे यकीन है कि इस कमरे में कोई ना कोई ज़रूर मौजूद था जब हम यहाँ आए थे। ये साइड टेबल पर पड़ा लैंप अभी तक ऑन है और ये किताब भी यहीं पर पड़ी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह के खंडर में कोई क्यों रहेगा। तभी कुछ देर सोचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, सर मुझे लगता है कि यह ज़रूर किसी अंडरवर्ल्ड के बदमाश या किसी तड़ीपार आदमी का काम है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन गुनहगारों को कोर्ट तड़ीपार कर देता है वो गुनहगार शहर में होते हुए भी किसी एक जगह पर अपना हाइडिंग आउट बनाकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अपने आप को दुनिया और कानून की नज़रों से छुपाने के लिए किसी ने शायद इस खंडर का यह सहारा लिया होगा और जब हमारे अंदर आने की आहट सुनाई दी होगी
तो वो यहाँ से फरार हो गया होगा। अपने आदमी की बात सुनते ही रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, फरार हो गया था? तो आप लोग वहाँ बाहर क्या कर रहे थे? इस सुनसान खंडर में कोई आदमी बाहर निकलता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता? ये किस तरह की सिक्योरिटी है मेरी? रोहित के सामने खड़ा सिक्योरिटी गार्ड कोई मामूली सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। रोहित की पूरी सिक्योरिटी टीम एक हाईली प्रोफेशनल और ट्रेन टीम थी। रोहित के ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड नमे कमांडो ट्रेनिंग ले रखी थी। अगर अभी अभी रोहित ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से जो बात कही थी वो सुनकर सिक्योरिटी गार्ड का सर शर्म से झुक गया। तभी एक और सिक्योरिटी गार्ड कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो सिक्योरिटी गार्ड तेज सांसें ले रहा था। हाँफती हुई आवाज़ से उस सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, सर हमने यहाँ से फरार हुए आदमी को ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश की, मगर हमें वो कहीं नहीं मिला। मगर सर एक बहुत अजीब बात हमने नोटिस की है। इस खंडर से कुछ ही मीटर की दूरी पर। अपने सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही रोहित ने उससे कहा, चलो मुझे भी बाहर ले चलो। जैसे ही रोहित कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, रिया दौड़कर रोहित के पास आई और उसके पैरों से लिपट गई। खंडर में छुपे बहरूपियों को पकड़ने के लिए रोहित के सर पर इस तरह का जुनून सवार हो गया था कि वो एक पल के लिए भूल चुका था कि वहाँ अपने परिवार के साथ मौजूद था। और रोहित ने जैसे ही रिया को अपने आप से लिपटा हुआ महसूस किया, रोहित अचानक ही जैसे होश में आ गया। रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए रोहित ने दरवाजे के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तुम एक काम करो, अनिका और बच्चों को वैन में ले जाकर बैठाओ, मैं भी आता हूँ। जैसे ही रोहित ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से ये बात कही, रिया ने रोहित की ओर ज़्यादा कर्ज कर पकड़ लिया और रोहित की ओर देखते हुए कहा, नहीं डैड, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? हो सकता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी हो। रिया के चेहरे पर अपने लिए इस तरह का डर देखकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे डैड को, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे डैड से ज़्यादा खतरनाक कोई है ही नहीं। ये कहने के बाद रोहित और रिया दोनों एक साथ मुस्कुराने लगे। अनिका बस हैरान होकर अभी भी रोहित को देखती रही। वो कभी कमरे में रखी किताबें को देखती, कभी रोहित को देखती। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था। परेशान अनिका बच्चों और सिक्योरिटी गार्ड के साथ वापस गुलेरिया हाउस से निकलकर अपनी वैन की ओर आगे बढ़ने लगी। वहीं रोहित कुछ और सिक्योरिटी गार्ड के साथ उस जगह की ओर जाने लगा जहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड रोहित को ले जा रहा था। घने जंगल के अंदर झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए रोहित और वो सिक्योरिटी गार्ड एक छोटे से झरने की ओर आगे बढ़ने लगे। झरने पर पहुंचते ही रोहित ने देखा कि रोहित के कुछ सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही वहां पर पहरा दे रहे थे। झरने से लगातार काफ़ी फोर्स से पानी बह रहा था, जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज थी और रोहित को तब कुछ काफ़ी धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। तेज झरने की आवाज़ में रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या हुआ? क्या अजीब बात है यहाँ? उस सिक्योरिटी गार्ड ने भी अपनी आवाज़ तेज करते हुए रोहित से कहा, सर यहाँ पर देखिए, झरने के आसपास की ज़मीन पर काफ़ी पानी हमेशा बहता रहता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर काफ़ी कीचड़ इकट्ठा हो गया था। मगर रोहित ने जब अपने पास एक बड़े से कीचड़ वाली ज़मीन पर नज़र डाली तो रोहित दंग रह गया। एक बड़ा सा एच मार्क नज़र आ रहा था। रोहित और रोहित के सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह का एच मार्क कब बनता था। इस तरह का मार्क तभी बनता था जब एक हेलीकॉप्टर ऐसी जगह पर लैंड करता था। हेलीकॉप्टर के निशान देखकर रोहित की होश उड़ गए। यह पहली बार नहीं था जब रोहित ने अपने इर्द गिर्द इस तरह के हेलीकॉप्टर का निशान देखा था। हेलीकॉप्टर का निशान देखकर रोहित की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा ताकतवर दुश्मन था जो हर घड़ी हर समय रोहित और उसके परिवार का पीछा कर रहा था। यहाँ तक कि रोहित ने सोचा था कि अपने बच्चे और अनिका के साथ मनाली आकर कुछ दिनों के लिए वो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाएगा और अपनी परेशानियों और दिल्ली में छुपे उसके सारे दुश्मनों से दूर चला जाएगा। मगर मनाली में अभी रोहित और अनिका ने कदम भी नहीं रखा था कि दुश्मन के निशान रोहित तक पहुंच चुके थे। रोहित का चीफ सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह के निशान रोहित ने पहले भी कई बार देखे थे। उस चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित के पास आकर कहा, सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यह जो कोई भी दुश्मन है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। मैं अभी पता लगाता हूँ कि मनाली के आसमानों में पिछले आधे घंटे में कितने हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी थी। उसके बाद सभी की अच्छी तरह से जांच करूंगा और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हमारा दुश्मन आपके सामने होगा। रोहित के चीफ सिक्योरिटी गार्ड को अपने आप पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था। वो जानता था कि मनाली एक छोटा सा शहर था
और मनाली के आसमान में हेलीकॉप्टरों का इस तरह से दिखना कोई आम बात नहीं थी। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज में अपना कॉन्टैक्ट्स की मदद लेकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ये यकीन था कि वो बहुत जल्द उस इंसान तक पहुंच जाएगा जिसने यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस देखकर रोहित ने कहा, तुम सोच रहे हो इतना आसान नहीं है इस अनजान दुश्मन को ढूंढना। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जैसे ही रोहित की ये बात सुनी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसका बॉस ये समझ नहीं पा रहा है कि मनाली में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को ट्रेस करना कितना आसान था। तभी रोहित ने एक ऐसी बात कही कि आसपास खड़े सारे के सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स दंग रह गए। रोहित ने अपने बगल में खड़े सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर से कहा, तुम यही सोच रहे हो ना कि मनाली जैसे शहर में ज़्यादा हेलीकॉप्टर ज़्यादा आसमान में नहीं दिखाई देते, इसलिए ये आसानी से ट्रेस किया जा सकता है कि अभी अभी यहाँ से कौन सा हेलीकॉप्टर आसमान की ओर उड़ान भर रहा था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और बाकी सारे सिक्योरिटी ऑफिसर यही सोच रहे थे, मगर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित अपने मन में क्या सोच रहा था। तभी रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, यह जगह उस खंडर से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी पर है। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने हाँ में अपना सर हिला दिया। रोहित ने इसके बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, एक हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरता है तब कम से कम उस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने की आवाज़ 500 मीटर तक फैलती है। क्या तुम लोगों को कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दी? रोहित की बात सुनकर सारे के सारे ऑफिसर्स दंग रह गए।